Now matters raised with permission. On what rule? On what rule? I'm giving you, sir. On what rule you first yes, tell me? Sir. Then sir, let me decide. Good morning, sir. Yes. Your point of order the rule is right is or wrong. 239, sir. 239. Let me take. Yesterday, the leader of the House eloquently said we want electoral reform. Sir, of course, we are all for electoral. Sir, 239. Let me take. Yes, sir. Sorry, sir. I must give you some. Tell me. Sir, just give me not even 1 minute, only 30 seconds. Thank you, sir. 30 seconds. Sir, yesterday, the leader of the House very eloquently spoke about electoral reform. All of us here are for electoral reform, sir. All of us. But the SIR which is being conducted by this completely unreliable chief election commissioner, we need to discuss this in the House. Sir, we need to discuss this in the House. No point of order. This will not go on record. This will not go on record. Now, Shriman Satnam Singh Sandhu ji. थैंक यू सर। चेयरमैन साहब, आज मैं भारी मन से पंजाब की उस पीड़ा को सदन के सामने रख रहा हूं जो अब महज एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि सिस्टमेटिक फेलियर और एनुअल ट्रेजेडी बन चुकी है। बीते सालों में ऑपरेशन बाढ़ ने पंजाब में ह्यूमन, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल संकट पैदा कर दिया। पंजाब में आजादी से लेकर अब तक 10 बार से ज्यादा भयानक फ्लड का सामना किया है। विशेष रूप से 2023 और 2025 के फ्लड्स ने पिछले कई दशकों की सबसे गंभीर आपदा के रूप में पूरे राज्य को गहरे संकट में डाल दिया। चेयरमैन साहब, 2023 की बाढ़ में 50 से अधिक जाने को है और 2025 में 37 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। इन आपदाओं में लगभग 4 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए। पंजाब की 3 लाख हेक्टेयर से अधिक एग्रीकल्चर लैंड फ्लड्स के चलते क्षतिग्रस्त हुई है। 3 लाख से अधिक पशुधन, 6 लाख से अधिक पोल्ट्री बर्ड्स का नुकसान हुआ है। रोड, हॉस्पिटल, स्कूल जैसी का भी नुकसान हुआ है। 2025 के फ्लड ने पंजाब के जनजीवन को झंझोड़ कर रख दिया। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने संकट में क्षेत्रों का दौरा किया, अभियों की सार ली और हर संभव मदद देने का ऐलान किया। साथ ही मैं हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और एयरफोर्स को नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर 20,000 से अधिक लोगों का सेफली इवैक्यूएशन किया। चेयरमैन साहब, राहत सराहनीय है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हमें फ्लड्स के रूट कॉजेज पर बात करनी होगी। डैम्स की लगातार गिरती कैपेसिटी, लगातार हो रही है इलीगल माइनिंग और नेचुरल ड्रेन चैनल पर इंक्रोचमेंट इस समस्या के मुख्य कारण समझे जा रहे हैं। और नदियों की रिवर मॉर्फोलॉजी में आए बदलाव और रिवर कोर्स का अनकंट्रोलेबल तरीके से बदलना स्थिति को और भी गंभीर बना रहा है। इसके अलावा इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की भी आवश्यकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे डैम्स की है। भाखड़ा डैम की कुल 9.27 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता है, लेकिन आज स्थिति है कि भारी सिल्टेशन की कारण लगातार लगभग 2.13 बिलियन क्यूबिक मीटर कैपेसिटी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। गोबिंद सागर झील में तो 100 से 200 तक सिल्ट जमा हो चुका है। जब डैम्स में पानी रोकने की कैपेसिटी नहीं बनेगी, वह फ्लड का अंत में मेरा यही आग्रह चेयरमैन साहब, पंजाब को हर साल डूबने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए सरकार से मांग करता हूँ, पंजाब ने बाढ़ की स्थिति और उसके कारणों का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सेंटर एंड स्टेट कलेक्टिव कोलैबोरेटिव हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। ये कमेटी फेलियर के लिए एक वैज्ञानिक रोड मैप तैयार करे। ये कमेटी टाइम बाउंड के रीइंफोर्समेंट और नाउ प्लीज टेक योर सीट प्लीज। नाउ लीडर ऑफ द अपोजिशन, ऑल अदर्स शुड टेक देयर सीट। सर, everybody obeyed you, but still you are angry. I am not angry. You are intervening into the rights of someone. Sir, you are always doing that. How it is correct? You are a very elderly member. You know every rule. I need not remind you any rule. Please. No, go ahead. Don't follow rule. That is the problem for me. No. Sir, you please go ahead. What Derek ji raised a point. It is very important. SIR
is everywhere it is going fraud, and it is fraud. And to win the election, No, that is not win the correct. election, In Tamil Nadu, it is going in Bengal. Everybody has It accepted. is going If you in accept it, Tamil Nadu. people, they will not It is accept what going we have in to do. Karnataka. It You is going personally in go to Gujarat. Bengal and you see the situation in Bengal. Everywhere. Everywhere. Now I am going to call. Everywhere. This is not correct. Every This is state. not correct. This is not correct. What you are raising is not correct. Fraud. No, I am not allowing it. I am not allowing it. श्रीमान सतपाल शर्मा जी, श्रीमान सतपाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन का ध्यान जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़े Nothing will go on record except श्रीमान सतपाल शर्मा जी। ये विषय नेशनल हाईवे 144A पर जम्मू अखनूर 4 लेन सड़क परियोजना के पूरे होने में लगातार देरी से संबंधित है। ये संरचना करता है। आने भर में अपने वक्तव्य की शुरुआत 2015 में घोषित पीएमडीपी की दूरदर्शी और परिवर्तनकारी सोच को स्वीकार करते हुए ये during the electoral reforms, I allowed everyone to take you one time. I have given you more time, but again and again you are realizing there is some problem. स्वीकृति की गई थी। इसी Nothing will go on record except 917 श्रीमान करोड़ सतपाल रुपए की शर्मा जी लागत वाली speech। जम्मू कश्मीर जम्मू अखनूर सड़क परियोजना NHIDCL को सौंपी गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य NH 144A के 26 किलोमीटर हिस्से को आंतरिक 4 लेन राजमार्ग में विकसित करना था, ताकि जम्मू शहर को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती नगर अखनूर से जोड़ा जा सके। महोदय, ये एक गंभीर चिंता का विषय है। जिस परियोजना को 2021 तक पूर्ण होना था, वो आज तक जो है वो पूर्ण नहीं हुई है। बार बार सीमा का उल्लंघन जो हुआ है। नवंबर 24 में लोकसभा में दिए गए सरकारी उत्तर से स्पष्ट हुआ है कि सीमित हिस्से का ही कार्य हुआ है। और इसकी अनुमानित में भी जो है मान्यवर वृद्धि हुई है। तत्काल संज्ञान लेते हुए सभापति जी, ये उल्लेख करना आवश्यक है कि अखनूर में भारतीय सेना की अखनूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही दूरी पर है। ये सड़क एक मार्ग नहीं अपितु जम्मू को LOC रेखा से सटे राजौरी तथा पुंछ जिलों को भी जोड़ने वाली एक डिफेंस जो है मान्यवर आर्टरी है। हमारी सीमा पर हाल ही की घटनाओं में इस क्षेत्र में भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता को और अधिक रेखांकित किया गया है। आधे अधूरे हिस्से, अधूरे पुल, खराब सड़क सतह और अपर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था ने न मात्र यात्रा का समय बढ़ाया है, अपितु इससे भारी मात्रा में जो है वो दुर्घटनाएं भी भट्टाचार्य जी, श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी। माननीय सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण जो इशू है नॉर्थ ईस्ट, खास करके त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा पाइनएप्पल के बारे में बोलने के लिए हमको मौका देने के लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, त्रिपुरा की एक पहचान है हमारा जो पाइनएप्पल, क्वीन पाइनएप्पल, कुयू पाइनएप्पल त्रिपुरा में प्रसिद्ध है। और त्रिपुरा में ये देश भर में सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया पाइनएप्पल त्रिपुरा में उत्पादित होते हैं, त्रिपुरा में पड़ते हैं। और त्रिपुरा में त्रिपुरा की जनजाति क्षेत्रों का प्रोड्यूसर एक बहुत बड़ी मात्रा पर जो जनजाति क्षेत्र है, 33%
जो जनजाति है उनका जो उत्पादित है ये क्वीन पाइनएप्पल है। आपको जानकारी है कि 2018 में 7 जून 2018 में हमारा माननीय देश का राष्ट्रपति हमारा श्री रामनाथ कोविंद द्वारा ये त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल को स्टेट फूड डिक्लेयर करके और हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पाइनएप्पल को जीआई टैग घोषित करके एक विश्व बाजार में ये त्रिपुरा का क्वीन एप्पल को पहचान बनाया। तो मैं प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इस पाइनएप्पल जो होता है इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ। एक पाइनएप्पल पार्क जो फ्रूट पार्क होता है तो वो उसमें जूस हमारा कैनिंग और इनका वैल्यू एडेड जो चीज बनता है वो तैयार करने में सहायता मिलेगी और किसान को सही मूल्य मिलेगा। और त्रिपुरा की एक्सपोर्ट क्वालिटी भी त्रिपुरा में है। मैं एक डेडिकेटेड और कोल्ड स्टोरेज का मांग आपके माध्यम से करता हूं जिससे त्रिपुरा क्वीन एप्पल को एक पहचान मिलेगा। अभी त्रिपुरा की क्वीन पाइनएप्पल सारे विदेश में भी इसका निर्यात होते हैं। हाल ही में आप त्रिपुरा में विजिट किया, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन त्रिपुरा में विजिट किया और एक त्रिपुरा को एक मान्यता दिया है। मैं त्रिपुरावासी की ओर से आप दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, दोबारा आने का आमंत्रण भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी जी, थैंक यू 1 मिनट। चौधरी जी 1 मिनट। नाउ लीडर ऑफ द हाउस। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रिकॉर्ड पर यह लाना चाहता हूं कि विपक्ष की मंशा जो मैंने कल भी कही थी वो कहीं भी चर्चा करने की, डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए और देश की घटना पर या देश के में चल रही व्यवस्थाओं पर कोई चर्चा करने का इनकी मानसिकता नहीं है, इनका मन नहीं है। अभी इन्होंने चर्चा में आज एक नया इशू लेकर के आए SIR का। हम सब जानते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर मुझे पूरा याद नहीं है लेकिन 15 से 16 घंटे डिस्कशन हुआ था ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इन्होंने SIR के बारे में भी पूरी चर्चा की थी। लेकिन जब चर्चा का जवाब देने की बारी आई तो विपक्ष वॉकआउट कर गया था। ये इनका रवैया है। इनको कोई भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये सिर्फ जो मैंने कल कहा था कि अव्यवस्था फैलाने में, एनार्की लाने में इनका उद्देश्य है और डेमोक्रेटिक तरीके से जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के तहत जो डिस्कशन चलती है उसमें अवरोध पैदा करना, यही इनका उद्देश्य है। आज भी उन्होंने यही काम किया है। मैं इसकी सारे हाउस के तरफ से घोर निंदा करता हूं। जिनका कोई भी उद्देश्य डिस्कशन करने का नहीं है, यह अवरोध पैदा करने का है और यह निंदनीय है। इसे ऑन रिकॉर्ड लाया जाए। नाउ श्रीमती किरण चौधरी जी। Thank you, sir. So I would like to draw the attention of this august House to the alarming issue of unregulated drug pricing in our country. It is deeply concerning, sir, that medicines manufactured at a cost of few paisa or a few rupees per tablet are being sold in the market at prices as high as rupees 30 to rupees 35. Reports indicate that the gap between the printed maximum retail price MRP and the actual procurement cost ranges from 50 to 350 times. This clearly reflects serious distortions in our drug pricing mechanism, sir. While, sir, there is a discussion about mandating doctors to prescribe generic medicines, merely enforcing generic prescriptions will not automatically ensure affordability. Unless there is effective regulation of the printed MRP of generic medicines as well, patients may not receive the intended benefit. The price difference between the branded and generic medicines in some cases extends up to 200 times, which are absolutely unaffordable for the ordinary citizens. The problem here, sir, is particularly acute in critical and high demand categories, weight loss therapies such as tirzepatide, Mounjaro,
high-cost anti-cancer and cardiovascular drugs, and even commonly used asthma inhalers priced at rupees 300 and rupees 400 reflect the widening gap between cost and affordability. Medicines for diabetes, pain relief, and infections also exhibit wide and irrational price variations. Sir, I would like to urge the government to introduce strict regulation of drug pricing, ensure transparent average pricing mechanisms, and strengthen quality control systems so that affordable, safe, and accessible medicines are guaranteed to every citizen. Thank you, sir. श्रीमान घनश्याम तिवारी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच से के कारण से डिजिटल इंडिया और यूपीआई के पेमेंट के माध्यम से भारत में एक बहुत बड़ी तरक्की हुई है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल पेमेंट के बारे में कहा था, उस समय यही हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो लोग हैं वो बार बार ये कह रहे थे, ये डिजिटल पेमेंट कैसे होगा, ये भारत तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो देश ऐसा गांव का देश है। लेकिन उसी देश में प्रधानमंत्री जी की भविष्य की सोच के कारण से अब तो 16,582 करोड़ रुपए, 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन इतनी बार ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई के माध्यम से और डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से। उसमें 2,58,773 करोड़ रुपए का डिजिटली पेमेंट और लेन देन का काम वहां पर हुआ है। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि ये बढ़ने के साथ साथ सरकार के बार बार अभियान चलाने के कारण उसके बावजूद साइबर जो फ्रॉड है वो कुल 16,23,000 मामले साइबर फ्रॉड के दर्ज हुए हैं। उनमें से 9,15,000 मामले यूपीआई के और डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है माननीय, इस राशि ये 1,25,000 करोड़ रुपए की राशि इसमें आई है और इसमें 95% मामले यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन ट्रांजैक्शनों के कारण से जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये जिसका खाता, जिसके खाते में रुपए आए हैं या जिसने कोई पेमेंट किया है फ्रॉड के उस रुपए का, उसका सारा का सारा खाता फ्रीज हो जाता है। पीएमएल एक्ट के अंतर्गत सारा खाता फ्रीज हो जाता है और हजारों खाते इसमें फ्रीज हो गए हैं। उसके खाते धारक का कोई दोष भी नहीं है, फिर भी वो खाता फ्रीज हो जाता है और एक इस प्रकार की समस्या है। फिर वो जाता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस में जाता है, एफआईआर दर्ज करता है, 6 महीने 8 महीने उसके लगते हैं उसके अंतर्गत, फिर भी उसका खाता नहीं खुलता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आम आदमी के सामने है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पीएमएल एक्ट के अंतर्गत और इनमें जो जमा हो रहे हैं पैसे और खाते खुल नहीं रहे हैं, उसके लिए 3-4 संशोधन करने की आवश्यकता है। पहला संशोधन तो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के माध्यम से फ्रॉड ट्रांजैक्शन प्रकरणों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया जाना चाहिए कि भाई इतने दिन में आपकी कार्रवाई हो जाएगी, इतने दिन में आपका जो खाता फ्रीज है वो खुल जाएगा। दूसरा, साइबर फ्रॉड मामलों में 7 दिन के अंदर प्राथमिक जांच और कार्रवाई हो। केसरी देव सिंह जाला जी। Thank you, Chairman, sir. So I wish to draw the attention of the House to a critical issue of organ donation in the country. Every year, thousands of patients die waiting for transplants, despite the fact that one donor can save up to 8 lives. There remains a huge shortfall in the number of patients in need of transplants and the number of organs available. India needs between 1.75 to 2 lakh kidneys each year, but just 13,476 kidney transplants happened in 2024. When it comes to liver, heart and lungs, there were 4,901 transplants in 2024 as against the estimated need of 50,000. And there were only 44 pancreas transplanted in 2024 as against the estimated need for 2,500 a year. So certain organs such as hearts and lungs are only harvested from deceased donors. This adds a different challenge. Importantly, deceased organ donation rate in India continues to be very low at 0.77
organ per million population, which is far below the rates reported by neighboring countries. This is concerning for the country, considering that lakhs of deaths happen due to road traffic accidents every year, with most of the victims being potentially eligible for organ donation. Mechanisms like presumed consent for registered donors are under consideration with Aadhaar-linked verification. Donor registration can then become legally binding, reducing dependence on family consent. The government must consider amending the Human Organ and Tissue Transplantation Act to make this possible. The National Organ and Tissue Transplantation Organization, NATO, has been established and works as the umbrella agency. Awareness campaigns such as the Angdan Mahotsav have been launched, but their reach remains limited. NATO has done away with the requirement to register in the domicile state and age limits to receive an organ. It is also working on uniform policy for the allocation of organs. New standard operating procedures have allowed aircrafts carrying cadaveric organs to receive priority takeoff from airports and landing, with direct ambulances access upon arrival. The Honorable Prime Minister, in his recently given Mann Ki Baat, brought up this serious issue with a view of turning donations into a mass movement in the country. A lot more needs to be done. I appeal through you, sir, to the government to launch a sustained nationwide awareness campaign involving schools, colleges and community organizations to strengthen hospital-based disease donations programs and to expand organ retrieval centers, provide training for our medical staff, simplify registrations for citizens through Aadhaar-linked platforms, and encourage voluntary pledges to make organ donation a national movement. Honourable Speaker, sir, organ donations is not just a medical necessity, it is an act of humanity. Every life lost due to lack of organs is a preventable strategy. Let us make India a leader in organ donations and give hope to thousands of patients waiting for a second chance at life. Thank you, sir. In time. Shriman Milan Murali Devaraji. Sir, thank you very much. Sir, on February 4th in Ghaziabad, 3 sisters aged 12, 14 and 16 died by suicide, reportedly linked to online gaming addiction. Social media, as we know, connects billions of people around the world. It amplifies voices, it democratizes information. But we must accept one reality, it has a dark side. In India today, 1/3 of social media users are teenagers. In the US, teenage depression and suicides began to rise sharply in 2010, exactly when a company called Facebook started aggressively targeting young users. According to NCRB, 13,000 Indian students died by suicide in 2022, double the number in 2013. Students now account in India for 10% of all suicide deaths. आज सर डिस्ट्रैक्शन के नाम पर छोटे बच्चों के हाथों में टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स दिए जा रहे हैं. 27% of Indian teens show signs of social media addiction along with poor grades, anxiety and low self-esteem. A McAfee survey across Indian metros found that 33% of children face cyberbullying. NCRB data shows that the share of violent juvenile offences rose from 32% in 2016 to nearly 50% in 2022. So in the United States, a mother and daughter have jointly sued Meta, which is the parent company of Instagram and Facebook, for allegedly having addictive algorithms that harm young users. France, sir, today has banned social media below 15 years of age and bans mobile phones in schools. Australia has banned it below 16. Just last week, Indonesia banned social media for teens, becoming the first Asian country to do so. Spain and Germany are also moving in this direction. At the recent AI Impact Summit in New Delhi, French President Emmanuel Macron urged India to consider restricting access for children under the age of 15. So India's DPDP framework already provides for stricter consent norms and verifiable parental approval for those under 18. But we must go further and make social media companies far more accountable. So what is encouraging today is that many states in India, Goa, Andhra Pradesh, Karnataka, have started discussing this issue. We must integrate digital literacy and mental health education in schools. Parents, most importantly, must delay access for children. We must monitor usage and we must communicate openly with our children. Sir, today we take pride in saying that India is the youngest country in the world. As a parent of a young child, I urge the House, I urge the government, let us act swiftly and decisively to safeguard the future of our youth. Thank you. Shriman G.C. Chandrasekhar ji. Shriman Subhash Chandra Bose Pilli ji. Respected sir, thank you very much, sir. Andhra Pradesh is one of the major tobacco growing states in India. The
state is especially known for producing fructured FCV tobacco variety, which is mainly grown for export. Tobacco is largely cultivating in Prakasham, Nellore, Guntur, and some parts of East and West Godavari districts in Andhra Pradesh, and also in Khammam district of Telangana state. Tobacco plays an important role in the state's economy by providing employment to laborers and earning foreign exchange through exports. The tobacco farmers are facing severe income crisis following recent increases in central excise duty and GST and tobacco products. Sudden escalation of union taxes has sharply reduced demand, curtailed procurement and prices, causing severe income loss to thousands of small and marginal farmers. Tobacco cultivation and marketing are controlled by Tobacco Board, that is quota system and auction rules. While meant to regulate the supply, farmers feel restricted and insecure. Many farmers depend on tobacco and lack of awareness, market access to shift to alternative crops. These crises have made tobacco farming economically risky and socially unsustainable, facing many farmers in Andhra Pradesh to demand remunerative prices, alternative crops and government support. I urge the central government to review and rationalize the recent central excise and GST hikes on tobacco and to prevent further collapse of demand and prices. I also request immediate consultations with the Tobacco Board to constitute a committee for balanced taxation by involving farmers, traders, manufacturers and stakeholders to sustain AP legal tobacco ecosystem. Thank you, sir. श्रीमान निरंजन बिसी जी। जय जगन्नाथ। माननीय सभापति महोदय, ओडिशा रे ग्राम सभा पल्ली सभार बिना अनुमोदन रे ग्राफाइट और मांगानीज खनि ब्लॉक को नीलाम और लीज प्रसंग उपस्थापन करिवार सुजोग देइथिबारु आपनकु साधुवाद जणाउछि। महोदय, ओडिशा होछि भारतर तृतीय आदिवासी बहुल राज्य। 1 कोटी आदिवासी जनसंख्या, 25% आदिवासी लोक ओडिशा रे अछंती एवं सबु गाँव रे आदिवासी अछंती। पहाड़ पर्वत डंगर एवं जल जमी जंगल आदिवासी माने जेउठी अछंती महोदय सेठी जमी जंगल सुरक्षित अच्छी। पहाड़ पर्वत डंगर खनिज संपत्ति सुरक्षित रहुछि। इंग्रेज मान सहित मोगल मान सहित लड़ाई करी आदिवासी माने जंगल अधिकार प्राप्त करथिले। महोदय, किंतु ओडिशार बलांगीर जिल्ला रे 6टी ग्राफाइट मांगानीज खनि ब्लॉक तथा सालेपाली ग्राफाइट ब्लॉक, लरंभा ग्राफाइट मांगानीज ब्लॉक, कन्हैटाल मांगानीज ब्लॉक, भरतबाहल मांगानीज ग्राफाइट ब्लॉक, बबजा ग्राफाइट मांगानीज ब्लॉक एवं बियरपाली ग्राफाइट मांगानीज ब्लॉक। एक 6टी ब्लॉक प्राय 10,000 एकर रु अधिका जंगल जमी जहाँ प्राकृतिक जंगल नेचुरल फॉरेस्ट, से नेचुरल फॉरेस्ट एरिया रे ए खनि हेबो। किंतु महोदय, एथिरे हमर बहुत गुड़े जंगल महदासिनी डंगर, अंधारी डंगर, बारपुटा डंगर, तुर्लामाल करलामाल जंगल, बुढ़ा डुंगरी, बुठीकुड़ेर जंगल, बस्त्रान जंगल, गंधमार्दन पर्वत प्रभावित हेब एवं कोरापुट कलाहांडीर सिजीमाली, कुटुरमाली, खंडवालमाली, बाफलीमाली, माझीमाली, कोडिंगमाली पर्वत मध्य प्रभावित हेब। महोदय, ई लीज देला बेले खनि विभाग आमर पल्ली सभा करना, ग्राम सभा है ना, लोक मानकर अनुमति अनुमोदन निया जाई नाही, जनशुणाणी करा जाई नाही। तार सहित महोदय 100 रु ऊर्ध्व गाँ एथिरे विस्थापित हेबे लोक, किंतु खनि जेते बेले लीज दिया जाइछि, ऑक्शन हेछि, सेते बेले तार पूर्वरु आमर पेशा एक्ट 1996 को मध्य उल्लंघन करा जाइछि एवं STFR आदिवासी एवं अन्यान्य पारंपरिक वनवासी जंगल जमी अधिकार स्वीकृति आईन 2006 से मांडाटरी अच्छे महोदय जे ग्राम सभा रे आदिवासी एवं अन्यान्य पारंपरिक वनवासी मानकर अनुमोदन नेबार कथा, डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड करबार पूर्वरु, खनि लीज हेबार पूर्वरु, नीलाम हेबार ऑक्शन हेबार पूर्वरु ग्राम सभार अनुमोदन बाध्यतामूलक करा जाइछि। ए प्रकार नियम अछि महोदय, किंतु तार सत्वे कौनसी प्रकार अनुमोदन नहीं।
मनीष सभ्यतार बंचापी 33% नेचुरल फॉरेस्ट आवश्यक महोदय, किंतु बलांगीर 18% अच्छी, बरगढ़ 13% अच्छी, झारसुगुड़ा 10% अच्छी। से श्रीमान कीरू महोदय, माननीय सभापति महोदय, झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिला अंतर्गत मांडू अंचल के अंतर्गत भारी संख्या में स्टील प्लांट एवं अन्य दर्जनों छोटी छोटी फैक्ट्रियां कार्यरत हैं, जिनसे वायु प्रदूषण भारी मात्रा में होता है। बगल में भारी संख्या में गांव स्थित हैं तथा जंगल झाड़ी भी स्थित है। वन भूमि के पेड़ पौधे प्रदूषण से काले हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। इन प्रदूषित पेड़ पौधों को जानवर भी नहीं खाते हैं। इसी वजह से हाथी का भी भारी आतंक है। दूसरी तरफ गांव के खेतों में धान एवं अन्य साग सब्जी की खेती प्रभावित हो रही है। इस वायु प्रदूषण के कारण ग्रामीण भी अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं तथा असमय मौत को गले लगा जाते हैं। महोदय, इस क्षेत्र में 1 नंबर गांव होसी रामगढ़ एस्पंज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा गांव चुम्बा अनादित स्टील लिमिटेड फैक्ट्री, तीसरा गांव हेसला झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, चौथा मुरपा श्रीराम स्टील लिमिटेड, पांचवा गांव पैंकी राधा कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, 6 गांव रोहता गुरु नानक फेरो लाइट लिमिटेड, 7वां गांव रोहता ग्लोब स्टील लिमिटेड, 8 गांव रोहता वैष्णो फेरो लाइट लिमिटेड, 9 गांव रोहता कलकत्ता कार्बेट स्टील लिमिटेड, 10 गांव मरार बिहार फाउंड्री प्लांट लिमिटेड, 11 गांव मरार गौतम ट्रे लाइट लिमिटेड, 12 गांव हेहल छिन मस्सी के स्पंज प्राइवेट लिमिटेड, 14 चिंतपूर्णी स्टील प्लांट लिमिटेड, 15 मैहर स्टील प्लांट लिमिटेड, ये अनेक छोटी छोटी फैक्ट्रियां स्थित है। महोदय, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में इन फैक्ट्रियों से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोक लगाई जाए ताकि जान माल की सुरक्षा हो सके। धन्यवाद। श्रीमान मदन राठौर जी। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्लास्टिक कचरा, उसके पुनः उपयोग एवं सर्कुलर इकोनॉमी आधारित औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, भारत में लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, लेकिन निस्तारण दर केवल 9% ही है। ये वैश्विक मानकों में बहुत कम है। भारत में अधिकांश प्लास्टिक कचरा अप्रतिबंधित रूप से लैंडफिल या जलाने की प्रक्रिया में जाता है, जिससे पर्यावरण को और क्षति पहुंचती है। राजस्थान में भी हर रोज लगभग 15,000 लीटर टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें लगभग 1,100 लीटर टन प्लास्टिक कचरा भी शामिल है, जो पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्लास्टिक और इसके साथ ही जो ये लैपटॉप, टैबलेट्स या मोबाइल्स, ये भी जब अनुपयोगी हो जाते हैं तो इसके बाद भी इनकी डंपिंग की भी एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। यदि जमीन में गाड़ देंगे तो भी भूमि खराब होगी और ये कभी यूं ही समाप्त होने वाला नहीं है, मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए मेरा तो यही आग्रह है कि इस प्रकार की इंडस्ट्रीज लगाई जाए। अभी मैंने देखा एक प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, प्लास्ट इंडिया 2026, जिसमें 12वें अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी, कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन, और उसमें यह बताया गया था कि रिसाइकलिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, अनुकूल अवधारणाएं, ये सब कैसे किया जा सकता है। मैंने वहां पर देखा कि खुद ने भी वो प्लास्टिक की बोतल, खाली बोतल जब उसमें डालते हैं तो डालते ही वो मेल्ट होकर के और धागा बन जाता है और उस धागे से कपड़ा भी बुना जाता है। इससे सोलर पैनल्स भी बनते हैं, सड़कें बनाई जा सकती है, टेबल्स, स्टूल्स, कुर्सियां ये भी बनाई जा सकती है। ऐसी सड़कें कि जो खराब भी नहीं हो, लगातार काम में आ सकती है, हैवी बुलडोजर भी उस पर चल सकते हैं। यानी जब इस प्रकार का वहां पर उद्योग लग सकता है जिससे चटाई भी बनती है, ये सब हमने देखा। ऐसे ऐसे प्लास्टिक की शीट्स बनती है जिससे बहुत जल्दी कमरा भी बनाया जा सकता है। वो बना करके उन्होंने दिखाया कि कुछ घंटों में, 6-7 घंटों में एक कमरा बना सकते हैं। यानी इस प्रकार की जब व्यवस्था है, इसका उपयोग किया जा सकता है,
तो निश्चित रूप से ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़े और सही ढंग से रोजगार भी लोगों को उत्पन्न मिल सके और मतलब नुकसान भी नहीं हो, हानि भी नहीं हो। इसके लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए कि ऐसे कुछ कचरा बीनने वाले लोग हैं जो बेचारे कचरा बीनने के लिए और रोजगार पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। परिवार में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी जा सकती है कि आप लिक्विड कचरा अलग से करें। और डॉक्टर भीम सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं पिछड़े वर्गों की एक समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा हूं। माननीय सभापति महोदय, एतद द्वारा मैं आपका तथा आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान ओबीसी के द्वारा सामना की जा रही क्रीमी लेयर की सीमा संबंधी एक समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सर्वविदित है कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण एक शर्त के अधीन है कि उम्मीदवार के माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए की सीमा के अंदर हो। 8 लाख की यह सीमा पिछली बार 2017 में निर्धारित की गई। 2017 के बाद अब 2026 तक इसे यथावत बने रहने देने से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को हानि उठानी पड़ रही है। अनेक कारणों से इस सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। विदित हो कि ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर की अवधारणा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आया है तथा 8 सितंबर 1993 से लागू है। जब 1993 में क्रीमी लेयर लागू किया गया था तब एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड श्री आनंद प्रसाद द्वारा अनुशंसा की गई थी कि इसकी प्रति 3 वर्ष पर समीक्षा की जानी चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी की उक्त अनुशंसा के आलोक में क्रीमी लेयर की लिमिट की प्रति 3 वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिए थी, पर अफसोस है कि वैसा नहीं किया गया। हालांकि विभिन्न अवसरों पर इसकी समीक्षा की गई और क्रीमी लेयर की सीमा में बढ़ोतरी की गई। 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए, 2008 में बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए, 2013 में बढ़ाकर 6 लाख रुपए और 2017 में इस सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है, जो वर्तमान समय में लागू है। 2017 से लागू क्रीमी लेयर की इस सीमा को अनेक कारणों से अविलंब बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मेरी समझ है कि विभिन्न कारणों से यह सीमा वर्तमान समय में 15 लाख रुपए होनी चाहिए। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि क्रीमी लेयर एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा के आलोक में क्रीमी लेयर लिमिट की अविलंब समीक्षा की जाए और इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो ओबीसी के लाखों अभ्यर्थियों को लाभ होगा और मुझे विश्वास है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ऐसा अवश्य करेगी। श्रीमान देवाशीष सामंतराय जी। Thank you, Honorable Chairman, sir. The need for expeditious implementation of the Bhubaneswar-Cuttack Metro Rail project, which is vital for strengthening urban mobility and supporting sustainable growth in Odisha. Sir, Bhubaneswar and Cuttack together constitute a rapidly expanding urban agglomeration experiencing rising population pressure, traffic congestions and environmental stress. Recognizing these challenges, the government of Odisha under my leader Sri Naveen Patnaik ji had taken proactive steps to conceptualize the Bhubaneswar-Cuttack Metro Rail project, envisaging connectivity between key locations such as the Biju Patnaik International Airport to Trisulia and major institutional and medical hubs including SCB Medical College Cuttack. Sir, initial preparatory work was already undertaken and the state government under Naveen Patnaik ji processed and revised the detailed project report in line with the Metro Policy 2017. The project now stands at a crucial stage where active technical guidance and financial partnership from the central government will help translate this vision into reality. It is encouraging to note central government has consistently supported metro rail projects all over India. Many new projects have also been declared by the present Urban and Housing Development Department for Indore and Bhopal.
This metro rail will greatly benefit Delhi commuters, students, patients visiting these various medical institutes. I therefore urge the Honourable Minister for Housing and Urban Affairs to extend full technical and financial support. शेषे मुझे कहबी सर कि नवीन बाबू जिते प्रोजेक्ट को चिंता करते तादेहरे पूरी ठूँ आरंभ कर खोर्धा होकरी भुवनेश्वर कटक पर्यंत आस्था यही दृष्टि मोर अनुरोध अर्बन डिपार्टमेंट को कि नवीन बाबू ये स्वप्नटा जोटा पूरी को कनेक्ट करता जगन्नाथ पीठरू चंडी माँ पीठ कटक ताको पूरण करने आपण को जरिया रे अनुरोध करुच्ची ऑनरेबल हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर श्रीमान मुकम्मद निधिमल हक, श्रीमान राजेंद्र गुप्ता जी, तिरु डॉक्टर एम धनपाल जी. Honorable Chairman Sir, I rise to draw the attention of this August House to the concerns of the residents around Kalpakkam in Tamil Nadu, a town that stands as a pillar of India's indigenous nuclear power program. For decades, the people of this region have made extraordinary sacrifices, giving up their lands, livelihoods, and economic opportunities to support the establishment and growth of our atomic power and fast breeder reactor facilities. While Kalpakkam has brought immense strategic and scientific value to the nation, the local community continues to face significant socio-economic challenges due to stringent safety regulations and nuclear installation local authority norms. Land transaction and industrial development in the surrounding areas remain heavily restricted. As a result, employment avenues are scarce and the youth of the region find themselves with limited prospects. It is therefore only fair and just that those who have borne the cost of national progress should also share in its benefits. I urge the government to consider granting priority to qualified local residents in recruitment for Group C and D posts at the Kalpakkam facilities, thereby ensuring stable livelihoods and fostering inclusive growth. Chairman Sir, further, many contractual workers have served these establishments with dedication for several years. In the interest of fairness and social justice, I request that long-serving contractual employees be considered for regularization, providing them job security and dignity. Honorable Chairman Sir, empowering the people around Kalpakkam is not merely a matter of policy, it is a matter of justice. So, I request the government to consider this matter as urgent. Thank you, sir. श्रीमान मानस रंजन मंगराज जी. Honorable Chairman, sir, I would like to draw the attention of this House to the serious digital and mobile connectivity gaps in several rural tribal districts of Odisha. Despite the rapid growth of digital services in country, many remote areas of Odisha still struggle with poor mobile network coverage and unreliable internet connectivity. Districts such as Malkangiri, Nabarangpur, Koraput, Rayagada, Kandhamal and Kalahandi continue to face significant challenges in accessing stable digital networks. Sir, in many villages of these districts, people are forced to travel several kilometers or climb hilltops just to receive a basic mobile signal. This lack of connectivity severely affects access to essential services such as online education, telemedicine, digital banking, e-governance services and emergency communication. Students in rural and tribal areas face serious difficulties in participating in online learning platforms. Similarly, farmers and small entrepreneurs are unable to benefit from digital marketplaces and government schemes due to weak internet infrastructure. This issue also affects the effective implementation of various government initiatives like Digital India, Direct Benefit Transfer (DBT), and online public services delivery, which rely heavily on reliable mobile and internet connectivity. Sir, therefore, I urge the government to take urgent steps to expand mobile
tower infrastructure, improve broadband connectivity, and ensure reliable digital networks in the rural and tribal regions of Odisha. Thank you, sir. श्रीमान डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। आपने देश की आधी आबादी के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाने का अवसर दिया है। महिलाएं घर में एक सुबह उठती हैं, रात में सबसे बाद में सोती हैं, घर में सबके लिए अलग अलग भोजन बनाती हैं और सबसे बाद में खाती हैं, कभी कभी आधा पेट खाती हैं। सुबह उठकर झाड़ू लगाना, बच्चों को जगाना, नहलाना, तैयार करना, स्कूल में नाश्ता खिलाकर स्कूल भेजना, अपने पतिदेव और सास ससुर को चाय पिलाना, घर के लिए खाना बनाना और परोसना, बच्चों को खाने के बर्तन साफ कराना, बहुत बार तो पति को तैयार करके ऑफिस भेजना, कपड़े धुलना और प्रेस करना, परिवार के वृद्धजनों की देखरेख करना और बीमार पड़ने पर डॉक्टर के यहाँ जाना और दवा दिलाना और घर के घरेलू जरूरत के सामान को खरीदना, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कार्य एक महिला अपना धर्म चुपचाप समझ करके करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाइम यूज सर्वे के एक आंकड़े के हिसाब से भारत सरकार ने 2 बार ये सर्वे कराए हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से एक महिला घर में कुल मिलाकर के 432 मिनट सेल्फलेस काम करती है, जिस काम का उसको न तो कोई मेहनताना मिलता है और न ही वो मेहनताना लेना भी चाहती है। सभापति महोदय, अगर इन बहनों को इनके कार्यों का मेहनताना दिया जाए तो यह जीडीपी का कम से कम 7.5% से लेकर के 24% तक का हिस्सा आएगा। जिन घरों में इन कामों के लिए सफाई कर्मी, कुकर, ट्यूटर, धोबी, केयरटेकर और बर्तन मांजने वाले रखे जाते हैं, वहाँ तकरीबन एक परिवार को 20,000 से लेकर के 25,000 तक का मासिक खर्च देना पड़ता है। इसके बावजूद महिलाएं घर के बाहर का भी काम करती हैं। नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स में 1993 में यह फैसला किया गया था कि घर की महिलाएं जो प्रोडक्टिव इस्तेमाल उपयोग करेंगी उसको एनएसए में जोड़ा जाएगा और साथ में जो वो सेवा कार्य करती हैं उसको सैटेलाइट अकाउंट में जोड़ने का काम सरकारें जीडीपी में करेंगी। इस सरकार से मेरी ये 2 मांग है। नंबर 1, महिलाओं के द्वारा जो घर में किए जाने वाले काम हैं उनका मूल्य उनके अपॉर्चुनिटी कास्ट और रिप्लेसमेंट कास्ट को जोड़ करके प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जोड़ा जाए और उसको सकल घरेलू उत्पादन का हिस्सा बनाया जाए। दूसरी चीज, बहुत सी सरकारें कैश ट्रांसफर स्कीमें चला रही हैं। ये कृपा और दया है, महिलाओं के ऊपर कृपा और दया की नहीं बल्कि अधिकार की जरूरत है। महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाने की जरूरत है। भारत सरकार ने 2016-17 में जो इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था उसमें महिलाओं को मिनिमम बेसिक इनकम देने की बात कही थी। मैं सरकार से मांग करता हूं, भारत सरकार इस देश की महिलाओं को मिनिमम बेसिक इनकम देने का प्राविधान करे। श्रीमान उज्जवल देवराव निकम। Honorable Chairman, sir, I rise to draw the attention of this August House to an important aspect concerning the implementation of the Protection of Children from the Sexual Offences Act 2012. Sir, I have no hesitation to say, while working as a special public prosecutor in the various courts in Maharashtra, I observe, and while dealing with the male victims, while giving evidence in the court, they feel deep hesitation and embarrassment while narrating extremely sensitive incidents before female presiding officer. This psychological inhibition sometimes results in incomplete testimony or even witnesses turning hostile during trial. When that happens, the prosecution itself becomes weakened and very objective of the justice for the child victim is compromised. Sir, the intention here is not to question the competence or sensitivity of any judicial officer. Rather, it is to be recognized the psychological reality that some young boys may find it easier to narrate such traumatic experience before a male presiding officer. Therefore, I humbly request the government to consider, in consultation with the highest judiciary, whether limited administrative flexibility can be provided in appropriate cases to assign male presiding officer
based on the recommendation of counselors or child welfare professional. I would further urge that appropriate SOPs and sensitivity mechanisms may also be evolved so that the spirit of child-friendly justice under the Act is fully realized for every victim, irrespective of the gender. Thank you, sir. श्रीमती रेणुका चौधरी जी, श्रीमान अब्दुल वहाब जी, श्रीमती महुआ माजी जी, श्रीमान के बनालाल बेना जी। Chairman, I rise today to bring to the attention of this August House a matter of great urgency: the worsening traffic condition in Aizawl city, the capital of Mizoram. Aizawl is built on hilly terrain, which makes it very difficult to construct wide and proper roads. Most of our roads are narrow and winding, and because of this, traffic jams have become a daily problem. Government officials often cannot reach their offices on time. Students and teachers are delayed in reaching their schools and colleges, and ordinary citizens waste hours stuck in traffic. This is not just an inconvenience, it is a serious obstacle to productivity, governance, and the well-being of our people. Honorable Chairman, sir, we know that the Ministry of Housing and Urban Affairs, the Union Government's Urban Ministry, has successfully built many flyover bridges in major cities across India. This ministry is responsible for housing, urban planning, and infrastructure development. It has carried out important projects like the Smart Cities Missions, Amrut, Metro rail system, and flyover in cities such as Delhi, Mumbai, Bengaluru, and many other cities. These projects have greatly... Question number 181, Shriman Ajit Kumar Buyanji.